नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी से चर्चा की है। सीएम जो है वो लखनऊ में हैं और वे चर्चा करने वाले हैं। यूपी चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे प्रियंका गांधी से। छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी उनसे चर्चा होगी। रात 8:45 मुख्यमंत्री वापस रायपुर भी लौटने वाले हैं। तो यूपी चुनाव की रणनीति के साथ छत्तीसगढ़ को लेकर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी चर्चा होगी। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बैठक होनी है प्रियंका गांधी के साथ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के साथ। उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव होने और इसको लेकर चर्चा करेंगे। आगे की रणनीति क्या बनाई जाए, इस पर चर्चा होगी। आपको बताएं कि सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पौने 9 बजे सीएम वापस रायपुर आ जाएंगे। बताएं कि यूपी के दौरे पर थे और किसान सभा जो आयोजित की गई थी, किसान न्याय सभा, इसमें भी उन्होंने शिरकत की। प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद थीं और उन्हीं के साथ वे भी यूपी में बने हुए हैं क्योंकि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिली हुई है। और लखनऊ में ही उनकी चर्चा होनी है, प्रियंका गांधी के साथ उनकी चर्चा होनी है। वहां विधानसभा चुनाव जो होने हैं इसको लेकर चर्चा होगी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सियासत को लेकर भी उनकी चर्चा होनी है। और इससे पहले यूपी के वाराणसी में किसान रैली, जिसका हम बता भी रहे थे, जिक्र भी कर रहे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस रैली में हिस्सा लेने पहुंचे थे। दिल्ली से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रियंका गांधी के साथ वाराणसी पहुंचे थे। सीएम विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किया। भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने यूपी चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। भूपेश बघेल ने यहां यूपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। वहीं लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस कल पूरे प्रदेश में मौन धरना देने वाली है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जिला मुख्यालय में 11 अक्टूबर को मौन व्रत के साथ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता कल प्रदर्शन करेंगे। पीसीसी ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यूपी दौरे को लेकर भी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना साधा है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में कुछ बताने लायक है नहीं, इसीलिए भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश में भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया बेखौफ हैं। छत्तीसगढ़ कर्ज के बोझ में डूबा हुआ है, वे यहां के यथार्थ को बताएं। नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं जहां 3000 किलोमीटर कोई दूर जानता ही नहीं कि छत्तीसगढ़ में कर्ज के बोझ से डूबा हुआ छत्तीसगढ़ है। इनके यथार्थ को बताएं और इनकी यथार्थ की जानकारी होगी तो छत्तीसगढ़ में बोलने लायक नहीं है। इसलिए और युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी के साथ, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ की राजनीति के परिदृश्य में और उत्तर प्रदेश की जिस तरह से वहां पर बवाल मचा हुआ है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक महती जवाबदारी सौंपी गई है, उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, उस परिदृश्य में ये बैठक
काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और 5 बजे से 6 बजे तक के जो मीटिंग का समय है वो निर्धारित किया गया था प्रियंका गांधी के साथ, उनका तो एक अहम बैठक मानी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की किस तरह की राजनीति होगी और उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, किस तरह की रणनीतियां रहेंगी, उन पर भी चर्चा होने की संभावना जैसे भी व्यक्त किया जा रहा था। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के जो मुद्दे हैं 2.25 साल बाद भी गरमाया हुआ है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर के यहाँ पर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि यहाँ अराजकता की स्थिति है और लगभग 3000 किलोमीटर दूर जाकर के वहाँ यहाँ कुछ बताने की नहीं है, इसलिए वहाँ जाकर के वो बताना चाह रहे हैं। तो एक तरह से हमला उन्होंने भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। लेकिन छत्तीसगढ़ और यूपी की राजनीति को लेकर के ये अहम जो है प्रियंका गांधी से जो मुलाकात है उसे अहम कहा जा सकता है। जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी चर्चा होनी है, उत्तर प्रदेश को लेकर भी चर्चा होनी है, तैयारी होना है, कांग्रेस को मजबूत करना है अपने आप को, और इसके लिए विधानसभा में कैसे पार्टी आगे क्या प्लानिंग करेगी उसको लेकर भी चर्चा जो है वो दोनों के बीच में होनी है। कवर्धा कांड की बात कर लेते हैं जिसको लेकर सियासत जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर कवर्धा में विस्फोटक स्थिति बनी। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि मंत्रियों के निर्देश पर प्रशासन फैसला ले रहा है। सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को इस मामले पर जोड़ने पर रमन सिंह ने कहा कि घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। घटना होती है 3 तारीख को और एफआईआर में 48 घंटे समय लगते हैं और उसके बाद भी एक तरफा कार्रवाई होती है। और आज परिस्थिति ये हो गई कि 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके क्या समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं, बहुसंख्यक समाज को क्या दिखाना चाहते हैं कि कवर्धा के लोगों को प्रताड़ना देके, कवर्धा के लोगों को धमका के, कवर्धा जिले को बंधक बना के क्या शांति स्थापित हो सकती है। जब तक इन मुद्दों पे गंभीरता से बातचीत चर्चा नहीं होगी और निशर्त रिहाई के साथ साथ न्यायिक जांच की बात मैं करता हूं। इधर कवर्धा में डॉक्टर रमन सिंह ने अपने आवास के आसपास रहने वाले पीड़ित कुछ लोगों से मुलाकात की। इन लोगों ने बताया कि पुलिस ने इनके बच्चों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवारों को पूरा न्याय दिलाने का भरोसा रमन सिंह ने दिलाया और अपने आवास पर पीड़ितों से मिलने के बाद रमन सिंह दुर्गेश देवांगन के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। इसके खिलाफ 3 एफआईआर, 2 नहीं 3 एफआईआर एक साथ होता है। पुलिस के यानी बुद्धिमत्ता का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आपने पहली बार एफआईआर दर्ज किया उसके बाद 2 घंटे बाद फिर दर्ज करते हैं, थाने में उपस्थिति दिखती है। तो ये पूरा दिखा है कि प्लान के आधार पे, षड्यंत्र के आधार पे पूरी की पूरी प्रक्रिया और कार्रवाई चल रही है। भाजपा के कुछ बड़े पदाधिकारियों पर भी जो है एफआईआर किया गया। एफआईआर दर्ज करेंगे और एफआईआर दर्ज को निपटेंगे जैसे भी कार्रवाई होगी। कठिन समय में उनकी पीड़ा को बांटने आया हूँ। कवर्धा के नाते हम सब उनकी तकलीफ में माँ और पिता के लिए, घर परिवार के लिए, कि उसको पता नहीं उसका बेटा कहाँ है, कहाँ गायब हो गया है, उसकी जानकारी नहीं है, उसकी दुख बांटने आए थे और यही बोलने आए थे कि जो न्यायालय। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की अहम बैठक रखी गई थी जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी प्रकोष्ठ को मजबूत करने पर बातचीत हुई है। पार्टी ने तीनों प्रकोष्ठों को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इस बैठक में शिरकत की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। तीनों प्रकोष्ठों को दुष्प्रचार से बचने की नसीहत दी गई। वहीं कवर्धा की घटना को लेकर विष्णुदेव साय ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। विष्णुदेव साय ने प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। कहा, जरूरत पड़ी तो बीजेपी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। विष्णुदेव साय ने सरकार पर 1500 करोड़ के राशन घोटाले के आरोप तक लगा दिए। साथ ही 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को प्रदेश भर में आंदोलन करने की बात कही। मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी सेल तीनों का संयुक्त पहला एक्चुअल रूप में प्रदेश कार्य समिति बैठक संपन्न हो रहा है। और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया के माध्यम से हमारे जो उसमें पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, हमारी सरकार की उपलब्धियों को और यहाँ की कांग्रेस पार्टी की सरकार की विफलता को लोगों तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। देखिए, कवर्धा
मामले की जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ की सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अपने लोगों को प्रताड़ित करने का काम ये सरकार कर रही है। झूठा उनके ऊपर में धाराएं लग रही हैं और हमारा आग्रह होगा इस सरकार से कि निष्पक्ष होकर इस पूरे घटनाक्रम का एक न्यायिक जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दे रहे हैं। मई से लेकर नवंबर तक 7 महीने का उन्होंने चावल भेजा है, लेकिन यहाँ की सरकार उसमें भ्रष्टाचार कर रही है। जिस राशन कार्ड में 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति हैं, ऐसे राशन कार्ड में 5 किलो चावल नहीं दिया जा रहा है और इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। अभी 2 दिन पहले हम लोग पूरे प्रदेश के जो 12,500 राशन दुकान है वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने हड़ताल किया है और 11 और 12 तारीख को। इधर कवर्धा में हालात अब सामान्य होने लगे हैं। सामान्य हालात के मद्देनजर शहर में कर्फ्यू में ढील की सीमा भी बढ़ाई जा रही है और अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। हालांकि शहर की सीमा को बंद रखा जाएगा, साथ ही शहर में बाहरी लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। पहला तो जितने भी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय हैं उनको कार्यालयीन आवर्स में खोलने की अनुमति दी गई है। दूसरा, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनको भी खोलने की अनुमति दी गई है। तीसरा, जो दुकान हैं, जो व्यवसाय हैं, उससे रिलेटेड जो बातें हैं उससे हम सुबह 9 से लेके दोपहर में 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। एंड पब्लिक को 9 से 3 के अलावा शाम को 5 से 7 बजे तक भी अपने आवश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। परंतु ये बात बड़ा क्लियर है कि वो जब भी पब्लिक घर से अपने बाहर निकलेंगे तो अपने आईडी कार्ड लेकर निकलेंगे। यदि कोई व्यक्ति सीमा नगर पालिक सीमा से बाहर गया हुआ है तो अंदर आने के लिए उसको अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। तो सभी कवर्धा नगर पालिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि जब भी घर। और मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ताज़ा स्थिति उनसे जान लेते हैं कि क्या स्थिति कवर्धा में अभी फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि अब कर्फ्यू में भी ढील मनीष बढ़ाई जा रही है और लोगों को पहले से बाहर जाने के लिए वक्त जो है वो ज़्यादा दिया जा रहा है। बिल्कुल पुनीत, ये जो है 2 दिन के हालात को देखने के बाद जो है प्रशासन ने निर्णय लिया है कि शहर में शांति का माहौल है, किसी तरह से कोई तनाव की स्थिति नहीं है, सब कुछ सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस कारण से जो है अब कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया गया, जिसको कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। पहले ये 10 बजे से 2 बजे तक थी, तो 4 घंटे से 6 घंटा बढ़ाया गया। इसके अलावा जो है शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच जो है आम पब्लिक जो है किसी जरूरी काम से कहीं आना जाना हो शहर में वो कर सकते हैं। ये 2 घंटा की अतिरिक्त छूट जो है केवल शहर के नागरिकों को दी गई है। व्यापारियों को सिर्फ 3 बजे तक ही समय दिया गया है। इसके अलावा जो है शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है कर्फ्यू कड़ाई से लागू किया गया है, इसका पालन होगा। इस बीच किसी को निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शहर के जो हालात हैं वो सामान्य हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो छूट है वो बढ़ाई जा रही है, लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। तनाव की स्थिति किसी तरह से नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा कि जवानों की संख्या किसी तरह से कम नहीं की गई। 1200 से अधिक जवान शहर के अलग अलग हिस्सों में तैनात है। शहर की सीमा को अभी भी सील रखा गया है ताकि कोई बाहरी लोग आके यहाँ माहौल खराब करने का प्रयास ना करें। शहर के लोग अगर बाहर गए हैं तो उनके पास जो है वो आई कार्ड होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से उनको प्रवेश मिलेगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। तो लोग जो अगर किसी काम से शहर से बाहर जाते हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपना आई कार्ड साथ रखें या किसी तरह से पहचान पत्र साथ में रखें, जिससे ये हो सके कि वो शहर के ही रहने वाले हैं। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर संसदीय सचिव यूडी मिंज ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से मुलाकात की। गोवा राज्य के नर्तक दल को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव राज्योत्सव के लिए संसदीय सचिव ने आमंत्रित किया। गोवा के सीएम ने इस दौरान मोबाइल पर सीएम भूपेश बघेल से बातचीत भी की और आमंत्रण पर आभार भी जताया। रायपुर में आपको बताएं कि 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होना है। गोवा के सीएम ने भरोसा दिया कि गोवा के नर्तक दल इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होने पहुंचेंगे। हम लोगों को गोवा राज्य की जिम्मेदारी दी गई थी। आज गोवा के मुख्यमंत्री आदरणीय
डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से मुलाकात हुई रविंद्र भवन में। वो सरकार तो हर द्वार हम लोगों टाइप का कार्यक्रम संचालित हो रहा, वहाँ उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने सहज स्वीकार किया। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से उनकी फ़ोन पे मैंने बात कराई और उन्होंने आश्वासन दिया कि गोवा की टीम भी इस बार पार्टिसिपेट करेगी। इधर छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पहुंचे। महंत ने मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। राम सुंदर दास ने राज्य गौ सेवा आयोग के रजिस्टर्ड गौशाला का निरीक्षण भी किया। गौ तस्करी को लेकर उनका कहना था कि प्रशासन मुस्तैद है और लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। बहुत बढ़िया शारदीय नवरात्रि का उत्सव महोत्सव चल रहा है। उसमें माता बमलेश्वरी का यह धाम है डोंगरगढ़, उसमें दर्शन करने के माता का आशीर्वाद लेने के लिए आज डोंगरगढ़ आए हैं। साथ में ही छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग द्वारा यहाँ पंजीकृत गौशाला है श्री कृष्ण गौशाला। वहाँ गौ माता किस प्रकार से हमारे गौ भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, किस स्थिति हमारी गौ माता है, उसे देखने के लिए आज डोंगरगढ़ आना हुआ है। आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त चीफ जस्टिस और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस के साथ ही वर्तमान में एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़िया भाषा में यहां की जनता, अधिवक्ताओं और जजों को संदेश दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी के यहाँ। अब उनको हम बधाई देना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि वो आंध्र के चीफ जस्टिस बन गए हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं, सर से हम बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप छत्तीसगढ़ से चीफ जस्टिस बन करके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो देखा गया है कि आज़ादी के समय से अधिवक्ताओं का काफी अहम रोल रहा है। महात्मा गांधी जी की बात की लिया जाए या प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का, वो भी अधिवक्ता थे। हाँ, आज़ादी की लड़ाई से लेके आज तक अधिवक्ताओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है राष्ट्र निर्माण में, और हम भी चाहते हैं कि न्यायिक सेवा के माध्यम से हम राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। सर छत्तीसगढ़ के आप रहने वाले हैं, यहाँ पर के जो लॉ कर रहे हैं जितने भी अधिवक्ता हैं या जस्टिस हैं, उनको आप अपने छत्तीसगढ़ी भाषा, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उस भाषा में कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारे छत्तीसगढ़ के सब अधिवक्ता मन ला और न्यायाधीश मन ला बताना चाहता हूँ कि अपन काम ला पूरा ईमानदारी और निष्ठा से करे ले। समाज के भला हो ही, खुद के भला हो ही और जनता के भला हो ही। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सर इतने सालों में जो आप यहाँ पर रह करके आपने न्याय किया, सबसे महत्वपूर्ण ऐसा कोई सा न्याय जो आपके लिए यादगार हो? एक जज के लिए कोई भी निर्णय या कोई भी केस जो है महत्वपूर्ण ज्यादा या कम नहीं होता है। हर केस, हर व्यक्ति हमारे सामने बराबर होता है। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये निर्णय और वो निर्णय जो है मेरे जीवन का महत्वपूर्ण मुकाम था। जो भी मुकदमा मिलता है, जो भी केस आता है, उसको मनोयोग से करते हैं। तो ये है अब आंध्र के नए चीफ जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जी। इन्होंने छत्तीसगढ़ में काम करने वाले अधिवक्ताओं को और न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों को एक अपने ही भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा में एक बेहतर संदेश दिया है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए पंकज गुप्ते। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहें। पुलिस ने क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 2 महंगी कार के अलावा 40 क्रेडिट कार्ड जब्त किए गए हैं। आरोपियों ने न्यू राजेंद्र नगर में हेल्पिंग फॉरएवर प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बना रखी थी। पुलिस के मुताबिक ठगी का मास्टरमाइंड निखिल कोसले है। इन लोगों ने 50 से ज्यादा लोगों से ठगी की थी। ये लोग लोगों की मदद कर क्रेडिट कार्ड खुलवाते, बाद में क्रेडिट कार्ड की रकम अपने फर्म में ट्रांसफर करा लेते। थाना क्षेत्र में इसमें अपराध पंजीकृत किया गया है। इसमें एक पीड़ित थाने में उपस्थित हुआ। उसने ये बोला कि कुछ लोगों ने क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम से उसके साथ ठगी कर ली गई है। 5 कुल आरोपी थे इसमें, जिसमें मास्टरमाइंड था निखिल कुमार कोसले।
ये पहले लोगों की मदद करता था कि अलग अलग बैंकों से फाइनेंस दिलाने और इस तरह की कामों में मदद करता था। बाद में उसका संपर्क हुआ शिव कुमार साहू से और फिर एक और शैलेंद्र कुमार मिश्रा, इन्होंने एक कंपनी बना ली थी हेल्पिंग फॉर एवर करके एक कंपनी बना ली थी। उसके पश्चात ये क्या करते थे, ग्राहकों की तलाश करते थे और उनका एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड बनवाते थे। एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद में इनकी खुद की 2 कंपनी इन्होंने एक कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने के नाम से उनका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते थे और उनके पैसे को विड्रा करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे। और इसी के साथ सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।